पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देख लिया था मगध महाजनपद के विषय में, उसमें से हमने हरियंक वंश के विषय में देख लिया था, शिशुनाग वंश के विषय में देख लिया था, और हमने जान लिया था नंद वंश और मौर्य वंश के विषय में। इन चार के बारे में हमने जान लिया था। बच गया था हमारा एक शुंग वंश, और शुंग वंश का जो राजा है किस तरीके से और किसका वध करने के बाद मतलब मौर्य वंश को किस तरीके से खत्म कर दिया, तो ये सारे आप लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। पहले हम जानते हैं कि जो हम लोगों ने मौर्य वंश में देखा था, मौर्य वंश के कुछ सामाजिक रूल नियम क्या थे, वहां किस तरीके से न्याय होता था। अब मान लीजिए कि जो अशोक शासक था उसमें का अगर पूछेगा कि मौर्य वंश का 3 प्रमुख शासक कौन सा है, तो आप तो बता देगो कि भाई प्रमुख शासक 3 है। कौन सा? एक तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे में बिंदुसार, और तीसरे में आ जाते हैं आपके अशोक। यानी ये ऐसे। अगर हरियंक वंश वाला तो आप जानते हो कि हरियंक वंश में जो राजा थे, तो देखो सीरियल वाइज मतलब इसका पूरा राजा पढ़ते जाओ, समझते जाओ कौन से राजा थे। और जैसे हरियंक वंश में बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, उसके बाद नाग दशक को मार दिया शिशुनाग मार दिया, तो शिशुनाग वंश तैयार हो गया। वहां पे आ गया शिशुनाग वंश जो राजा आया, उसके बाद आया आपका कालाकोस के बाद आया नंदीवर्धन को मार दिया कौन? ये आपका महापदम नंद, जो नंद वंश का स्थापना कर लिया। नंद वंश में आ गया धनानंद, तो धनानंद को मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य, तो आ गया मौर्य वंश में मार दिया गया एक जो उनका नाम था ब्रह्मरथ, उनका नाम था, उसको मार दिया कौन? मार दिया शुंग वंश, यानी कि पुष्पमित्र शुंग। तो शुंग वंश की स्थापना हुई। अब यहाँ तक हम लोगों को पता तो है, लेकिन हमें शुंग वंश के बारे में भी जानना है। अब हमें ये देखना है कि जो मौर्य वंश में 3 ऐसे शासक थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये 3 के 3 थे। अब इनमें से ये जानिए कि उस समय का न्याय कैसा था। न्याय जो होता है, जो आज का भी न्याय आप लोगों का है, आज भी हम 2 टाइप के ऐसे न्याय में जीते हैं, हमें मिलता है। जैसे जो हम अपराध कर दिए उस हमें कहाँ पे भेज दिया जाता है, क्या होता है, तो उस समय भी होना था ऐसा ही। अब देखिए उस समय का जो न्याय था, तो मौर्य वंश का जो न्यायालय था और न्याय किया जाता था न्यायालय में, तो कैसा न्यायालय था उस समय का? उस समय का धर्म स्थलीय एक था, जिसे कहते हैं दीवानी, धर्म स्थलीय। ये पहला न्याय, जिसे आज के दिन में हम लोग कहते हैं दीवानी। इस मामले पे दीवानी मामले में ये केस आपका चला गया है। इसके बाद दूसरा आता है कंटक शोधक, जो कहते हैं उस समय का कंटक शोधक था, और इस समय का है फौजेदारी। तो फौजेदारी मामला में मार पीट एकदम कपार का लड़ाउल फरौल सब कुछ देखना है, तो किस में चले जाओ? उस समय का ये न्याय किया जाता था। और इस न्यायालय में यानी कंटक शोधक का अगर मारपीट कर दिए तो कंटक शोधक आपको दंड ये वाला दिया जाएगा। दीवानी फौजदारी वाला में आज है ना, उस समय नहीं था। अब आपको पता है कि गुप्तचर का भैया गुप्तचर आज भी है, राजदूत जिसे कहते हो, राजदूत, भारत का राजदूत वहां गया है, वहां का राजदूत भारत में आया है। इस तरीके से राजदूतों का मामला था। तो राजदूत कौन से थे, कितने थे, कौन कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस निकेटर ने एक अपने राजदूत को भेजा था। उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक का रचयिता भी माना जाता है। इंडिका पुस्तक में मगध महाजनपद के बारे में सब कुछ दे दिया गया है। तो उसमें कौन? मेगास्थनीज आया था। अशोक के समय डेरियस, मतलब क्या नाम था उसका? डेरियस ऐसा कुछ उसका नाम था। इस तरीके से सभी लोग आए। तो राजदूत का मामला मिस्र से आया, और उसके बाद सीरिया से आया। सेलुकस निकेटर किसका राजदूत था, मतलब कि सेनापति था? भैया बताओ, सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था? वो सेनापति था सिकंदर का। जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि ब्यास नदी डाकने में उसको प्रॉब्लम क्या, उसकी सेना ही मतलब कि इतने दिनों से वो युद्ध करता था, इतने दिनों से इतने जगहों को, पोरस को जीत लिया पंजाब में जो है, गंधार को जीत लिया जो पाकिस्तान में है। उसमें गंधार था, महाजनपदों में से एक गंधार था, जिसकी तक्षशिला राजधानी थी। इन पे जीत लिया। अब कहाँ वो पार करता, इतना ज्यादा नहीं, वो वापस लौट गया। चंद्रगुप्त मौर्य के
गुरु जो थे चाणक्य थे, जिन्हें हम कहते हैं चाणक्य भी कहते हैं, हम उन्हें हम कहते हैं कौटिल्य भी कहते हैं, उन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्हें 3-3 नाम से हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु जी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य वंश के समय में 3-3 शासक थे, ये भी देख लिए। कालाकोस के समय में क्या हुआ था सब तो आपको बता दिया गया है। अब आपको उसका न्याय पता चल गया कि मौर्य वंश में न्याय किस तरीके से और कैसा किया जाता था। क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ था ना, ये आपका 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। क्योंकि आज हम लोग तो पढ़ने गए थे नहीं, तो 13वें शिलालेख में अशोक ने लिखा था, अशोक ने लिखवाया था कि कलिंग पे जो युद्ध हुआ था उसका चर्चा पूरा कर दिया था उस पे 13वें शिलालेख में। 14 टोटल शिलालेख है, लेकिन 13वां आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए पड़ जाता है कि वो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में उसमें चर्चा किया गया है, और उसी में कहा गया है कि विश्व में शांति बनाए रखना। भैया विश्व में शांति बनाए रखना, लेकिन कलिंग पे हमला अशोक ही तो किया था। इससे पहले महापद्म नंद ने किया था, जब नंद वंश का राजा आया था महापद्म नंद, तो वो भी तो उस पे हमला किया था जाके, किस पे, कलिंग पे। लेकिन आधे कलिंग को अपना अधिकार में रख लिया था, आधा कलिंग को नहीं रख पाया था। तो आधे कलिंग को रखने मतलब अपना पूरा बनाने के लिए अशोक ने किया था। जम्मू कश्मीर वाला जो मामला था वहां भी तो वही रखा था, तो मतलब कि वहां भी पहुंचा। मतलब अब ये नहीं कि जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बना बनाया शासन था, जितना भी वो उसका राज्य था, बहुत जगहों पर तो वही राज्य कर दिया था। लेकिन कुछ जगहों पे आके, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान भी था अपने मगध में, मतलब कि बन गया था। क्योंकि जो सेलुकस निकेटर था ना, सेलुकस निकेटर जो सिकंदर का ये था, सिकंदर का सेनापति था, तो सेलुकस निकेटर आया था चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए। उस समय क्या हुआ था, जब चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए सेलुकस निकेटर आया, तो उससे पहले ही सिकंदर ने गांधार को जीत लिया था, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान को खुद ही जीत लिया था। पोरस को हरा के उसको जीत लिया, सबको सब जीत लिया था। और जब आया तो उसी का हुआ ना, सेलुकस निकेटर का ही तो हुआ सारे के सारे जगह। अब जब हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसी को दे दिया, कहा कि ये तो आपका, जब हम हार गए तो हमें यहाँ तक रहने की क्या जरूरत, हम तो वापस लौट जाएंगे, और हम आपसे लड़ लिए और हम चले जाएंगे अपने अपने देश में। मतलब यूनानी, भाई यूनानी, दूसरा यूनानी थे वो चला गया। तो इस तरीके से वहां पे हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को अभी आगे हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो हिस्ट्री पढ़ना समझ के ही जरूरी है, समझना जरूरी है। इसमें कौन राजा कब आया, किस पे युद्ध हुआ, कौन सा जो 16 महाजनपद है, किस किस ने हथिया लिया, अपने में कर लिया। 16 महाजन, सबसे बड़ा मगध महाजनपद को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी राजा आए थे ना, तो और ज्यादा इसके पास में जो भी महाजनपद थे, उन महाजनपदों पे अपना हक जमा लिए थे। अवंती जो महाजनपद था उस पे भी हक जमा लिया। बिंदिसार नहीं तो ले लिया, वो भी अवंती का राजा बन गया था अशोक। अशोक का पिता ही तो बिंदिसार था भैया। इस तरीके से बिंदिसार ने बिंदुसार था, बिंबिसार का हरियंक वंश का राजा था। तो इस तरीके से आप लोग तो जानते ही हो। अब जो चीज आपको समझ में आती है, इसके बाद आपको क्या चाहिए, कौन से, मतलब कि देखो मैं तो पढ़ाती आती हूँ पूरा सीधे, मतलब कि जैसे कि आपको मैं प्राच्य ऐतिहासिक से बता रही हूँ, आद्य ऐतिहासिक से बता रही हूँ, आपको हिस्ट्री में मतलब वैदिक काल बता दी, उत्तर वैदिक काल बता दी, महाजनपद में अब घुसे हैं हम। तो जब आपको चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे पाषाण काल हो, कोई सा, चाहे नव पाषाण काल हो, सब आपको पढ़ाती आ रही हूँ। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आपको तुरंत कहना चाहिए कि मुझे इस जगह पे आपने या गलत बताया। गलत तो देखो, बोलने में जो चीज बोला जाता है ना, कभी बोलते समय, मैं आपसे बात करते समय कहीं उलट पुलट किधर से बोल देती हूँ, फिर भी मैं देखती हूँ तो एक बार कहती हूँ यहाँ पे तो गलती हुआ है, फिर दोबारा उसे हम सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी गलती नहीं हो सकती, अभी तो उम्मीद है कि गलती नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान जवान बनाया है ना, तो कहा कि इतने लंबा जवान नहीं करना, थोड़ा सा सबमेट के रखना है इसको। अब वहां पे गुप्तचर आए। कौन सा गुप्तचर? दो भैया, दो तरीके का गुप्तचर कैसा होता है। एक संचार गुप्तचर होता है, जो संचार गुप्तचर घूम घूम के कहीं से भी पता लगा के, जासूस वाला होता है काम ना,
जैसे औरत औरत होती है चाहे कोई भी, तो दौड़ दौड़ के जाती हैं कि वहां से क्या बात मिला, वहां से क्या बात मिला, आ जाके किसी के पास पहुंचा देते हैं, ये बात हो रहा था इस तरीके का, आके बता दी। तेतर संचार गुप्तचर, वो भैया घूम घूम के अपना बात करना स्टार्ट कर दिया। एक होता है संस्था गुप्तचर, जो कि एक संस्था खोल के आराम से बैठा हुआ है और वहीं से सब पे टारगेट एकदम बना रखा है, किसका कौन है, किसने क्या किया है, कुछ भी काम कर रहा है ध्यान उसी पे है, देख रहा है कि तुम कर रहे हो रुक जाओ। तो इस तरीके से वो अपना बना लेते हैं। तो दो तरीके के गुप्तचर होते हैं। तो आपको पता होगा कि वर्षकार को मैं पढ़ाई थी वीडियो में, देखना पिछले वीडियो में देख लेना कि वर्षकार को ये अशोक ने भेजा था कहाँ पे, वैशाली पे भेजा था। वहां भी जाके पता लगाओ। तो जहां जहां पता लगाना है हर जगह कलिंग पे वैशाली भेज दिया था, बोल दिया कि वर्षकार को जाओ वहां पता लगा लो कि वहां क्या क्या हो रहा है। तो ये होता है कंसूना वाला, बता दिया आके कि ये कमजोरी है, ये चीज है, वो चीज है के बता दिया। तो इस तरीके से दो तरह के, तो आपको पता है बैठ के संस्था गुप्तचर होते हैं, संचार गुप्तचर होते हैं, दो तरीके गुप्तचर होते हैं। अशोक ने अपना स्तूप बनवाया था, और स्तूप इस तरीके से समझ लो है। देखो अभी आपको बताई नहीं है, सुंग के बारे में नहीं बताई हूँ। सुंग महाजनपद के सुंग वंश का बताऊंगी आपको, क्योंकि वो मगध में भी वो अपना राज्य किया था, यहाँ का नहीं था, अभी बताऊंगी आपको। तो ये अशोक ने स्तूप बनवाया था, और स्तूप बनवाया था तो जो स्तूप उसका मुख्य गेट होता है, जैसे आपका मुख्य गेट है, मान दरवाजा है मुख्य, जब वो अंदर घुसते हैं, अंदर मुख्य दरवाजा से अंदर एंट्री करते हैं, तो उसे तोरण कहा जाता है। अब इसको पहले कहा जाता था क्या, तोरण, समझ में आया ना। कब, उस समय का मौर्य वंश में जब स्तूप अशोक ने बनवाया था, तो वो बनवाया था ना, तो इसके अंदर घुसने के लिए उसे तोरण कहा जाता था, दरवाजा और रोजाना तोरण। इसके बाद ऊपर वाला जो होता है ना, जब गांव के पटरी का घर देखे हो ना, और ऊपर पटरी का घर होता है, और ऊपर से ठिल्ला जैसे लगा के ऊपर लगा दिया जाता था, ठिल्ला वाला रख देते, तो उसे कहा जाता है, उसे छत्रक कहा जाता था। और जो उसके छत के ढलैया जैसा मतलब कि खपड़ा लगा दिया जाता था, तो उसे कहते थे कि हारमिया, तो ये हारमिया था, ये हारमिया, ये छत्रक, एक तोरण, तो इस तरीके का ये था। ठीक है। अब इसकी राजगीर में, इसके राजगीर बिहार में, पहले राजगीर जो मगध की राजधानी थी, पहली राजधानी मगध की तो वहीं पे थी, मगध की राजधानी वहीं पे थी। उसके बाद ना वैशाली बनी, उसके बाद पाटलिपुत्र बना मगध का। अब यहाँ पे राजगीर के पहाड़ पर उसे शांति स्तूप मिला है, वहां पे उसे शांति स्तूप कहते हैं। और एक है साची में स्तूप, ये मध्य प्रदेश में साची स्तूप है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अशोक स्तंभ 4 शेर वाला, देखे हो ना, सारनाथ में है, सारनाथ में देखना 4 शेर, एक तरफ इधर शेर, एक तरफ इधर शेर, एक तरफ इधर शेर, और एक तरफ पीछे शेर। लेकिन जब भी आप उसका फोटो खींचोगे, तो कभी उसके अगर साइड से खींचोगे तो 3 ही शेर का मुंडी आपके मोबाइल में आएगा, या आपके नजरों से 3 ही शेर दिखाई देगा। आप उधर भी जाओगे ना, तो आपको 3 ही शेर दिखाई देगा। चाहे आप इस तरीके से घूमो तो उसको मतलब कहीं से भी देखोगे तो 3 शेर दिखाई देगा, और ना कि आप देख लोगे 4 के 4, क्योंकि पीछवा अगर मुड़ी लगा है तो आओगे पीछे, तो पीछे ना मेरे को आपको दिखाई देगा। अगर मतलब आंखें हैं तो आंखें 2 इधर दिख रहा है, अगर 2 इधर जाए वो भी देख लोगे, लेकिन तो पीछवा वाला कैसे देखोगे, पीछे घूमोगे तो भैया। तो इस तरीके से जो सारनाथ में वो शेर है, जो इसको कहते हैं, वो स्तंभ है, और उसमें 4 शेर है, ये सारनाथ में पाया गया है। उस समय का जो भूमि था ना, भूमि उस समय भूमि को, जो भूमि अपना था, अपना भूमि, अपने भूमि को हम लोग क्या कहते थे बताओ, जो निजी भूमि था उसे हम कहते थे भाग, क्या था, भाग। लेकिन जो सरकार का भूमि था, जैसे कि पहले महापद्म नंद के समय में केंद्रीय शासन बन गया था, तो मान लो सरकार का अगर कोई सा है भूमि, तो उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था, मतलब कि वो सीता अध्यक्ष था, वो दूसरों का था, सरकार का था, उस भूमि को कहा जाता था। अब भूमि मापने के लिए राजुक था, राजुक मापता था। राजुक के बारे में आपको बताएंगे, तीसरे वाले में है, तीसरे शिलालेख में राजुक के विषय में। इसके बाद आता है बिना वर्षा अगर फसल हो जाता है, आधे कृतम कहते हैं, आधे मृतक कहते हैं, आधे मृतक कहते हैं। ठीक है, बिना वर्षा के फसल जो होता था,
ये फसल लहरा गया एकदम से बिना वर्षा के, पानी न डालो अच्छे से लहरा गया। और धार्मिक कार्य को बलि कहते हैं। और मुद्रा उस समय का पड़ था, जो कि पड़ आपका चांदी का हो, सोने वाले को सोने वाला भी मिलता था, चांदी वाला भी मिलता था। तो ये तो आप देख लिए। अब आ जाते हैं हम जो शासक था कौन सा, शुंग वंश का पांचवा, कौन सा, पांच, यानी पांचवा मगध का शासक जो था, पांचवा मगध का शासक, पांचवा वंश। एक तो हो गया आपका हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और एक पांचवा में आता है शुंग वंश। शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था ये शुंग वंश का राजा। समझ में आया? पांचवे पे हम चल रहे हैं। फिर आएगा कर्ण वंश, फिर आएगा सातवाहन वंश, 2 वंश और जानना है। तो इसमें हमने पांचवे में पहुंच गए। और पांचवे में हम लोगों ने देख रहे हैं कि शासक जो था उस समय शुंग वंश का शासक, वो पुष्यमित्र शुंग था। वो क्या मगध का था? मगध का नहीं, और सब तो मगध के थे कि मगध पे राज करते थे, मगध के थे। ये दूसरे जगह का था। इसे कहा जाता था कि जो राजा दूसरे जगह का राजा था, जो अपने मगध पे शासन किया था, वो कौन था? तो वो पुष्यशुंग मित्र था, जो कि ये मध्य प्रदेश का था। और मध्य प्रदेश से आके यहाँ, क्योंकि वो सैनिक क्या था, वो सेनापति था। किसका? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का वृद्ध रथ के मतलब बृहद रथ के ये सैनिक था। तो बृहद रथ को मारने के बाद ये अपना वहां पे राजा अपना शासन बना लिया कि हम शासन करेंगे, किस तरीके से हम शासन करेंगे। और उस समय अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा कर दिया था। और ये जो पुष्यशुंग मित्र था, ये बहुत जलता था बौद्ध धर्म से। जिस तरीके से महापद्म नंद जलता था क्षत्रियों से, उसको उखाड़ फेंकने का कोशिश करता था, इसी तरीके से ये पुष्य मित्र शुंग जो था, पुष्य मित्र शुंग जो था, ये सोचता था कि हम उखाड़ फेंके किसको? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा कर दिए थे कौन? ये अशोक। अशोक का बेटा जो महेंद्र था, ये श्रीलंका से लेकर हर जगह तक इसका बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा था। तो जब प्रचार हो गया था, तो अब ये जब आया मार के उसके उन्हीं के एक राजा बन गए थे अशोक के बाद जो बना था वो। उसके बाद जब मार दिया पुष्य मित्र शुंग, तो शुंग वंश अपना स्थापना कर लिया। स्थापना करने के बाद ये यहाँ का तो मगध का था ही नहीं। मगध का जब ये नहीं था, तो बाहर से कौन आया? बाहर से आया था पुष्यशुंग मित्र आया था। अब उसने क्या किया कि मौर्य वंश का अपना मौर्य वंश को हटा दिया और शुंग वंश का स्थापना अपना वो कर लिया। तो बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म को क्या बहुत ज्यादा इसने क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म को क्या किया? इसने क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। अब ये कौन से कास्ट का था? तो इसका कास्ट था ब्राह्मण। ये जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, ये था ब्राह्मण जाति का। और ये बौद्ध धर्म पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया था। ये नहीं कि क्षति कम पहुंचाया, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने लगा। जो अशोक ने बनवाया था, ये इसका नाम है स्तूप, जो बनवाया था स्तूप, ये हजारों स्तूप को तोड़ दिया। क्यों कहा कि इसका ये बहुत ज्यादा प्रचार हो गया ना, ये प्रचार जरूरी नहीं है। 2 यौनों की भारत में आक्रमण हो गई थी। अब वो दोनों आए, एक थे हेलेनिस्टक, एक था मीनांडर। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कि आए थे लड़ने के लिए, भारत में युद्ध करने के लिए। किससे? पुष्यशुंग मित्र से। इनको पता चल गया कि मौर्य वंश का शासक तो खत्म हो गया, अब हम चलते हैं, हम राज्य करेंगे। और इनको पता नहीं था कि उससे पहले पुष्यमित्र शुंग आ गया था। तो जब ये आए, एक तो राजा पकड़ गया, एक राजा को पकड़ के बड़े धोधा दिए, सब दूसरा वाला भागना स्टार्ट कर दिया, उसको भी पीट पाट दिया गया। तो ये सब कहानी आपको मिलेगी, ये सब कहानी सारे के सारे आपको मिल जाएगा। मतलब कि अब बुक भी आपको बता दूंगी। कौन सा? मालवी अग्निमित्र में आपको ये भी मिल जाएगा। ये कालिदास ने लिखा था। अब इसी का बेटा, जो पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा था, उस बेटा का नाम था अग्निमित्र। ये अग्निमित्र शुंग था। और इस अग्निमित्र शुंग ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, ये प्रेम का प्रचार इतना ज्यादा कर दिया, यानी कि वो मालविका एक लड़की थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, गहरा प्रेम करता था। इस प्रेम को देखे कालिदास
और कालिदास ने एक बुक लिख दिया और उस बुक का नाम ही उसने रख दिया मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। यह पुस्तक आपके लिए चाहे किसी के लिए यह सिर्फ प्रेम की कहानी बताती है और प्रेम की ही कहानी नहीं बताती है, ये बताती है कि जिस समय आए थे यौन युद्ध करने के लिए, तो इसमें यौनों के युद्ध की भी चर्चा है कि भैया पुष्यमित्र से युद्ध करने के लिए यौनों किस तरीके से आए थे भारत पे, किस तरीके से आक्रमण किया था, क्यों आए थे, क्या उनका उद्देश्य था आने का। तो उद्देश्य तो यही हो सकता है कि मौर्य वंश का शासन खत्म हो गया था भैया। महापद्म नंद से 3 गुना इसने सैनिक को तैयार कर लिया था। महापद्म नंद से भी ज्यादा मौर्य वंश का प्रचार हो गया। मौर्य वंश के समय में मतलब कि विशाल सेना भी तैयार हो गया था, तैनात हो गया था। इसने कहाँ गंधार और कम्बोज को भी जीत लिया था। उस समय का गंधार और कम्बोज ये था, ये क्या नाम था उसका, ये महाजनपद था। गंधार और कम्बोज ये दो वो भी थे। वो दहेज में सेलुकस निकेटर से छीन लिया, मतलब कि ले लिया था। तो सारे के सारे को तो जीत लिया था। तो इसने अखंड भारत तो तभी तैयार कर लिया था, यानी अफगानिस्तान से लेके आपका यह म्यांमार तक पूरे जगहों, ये जो आपका तमिलनाडु से लेके वह कश्मीर तक। कश्मीर में अशोक का जो भाई था, जो सुसीम था, वो चला गया था। उस वहां भी जाके अशोक ने अपना हमला बोल दिया। तो सारे अपने इकट्ठा कर ही लिया था। तो ये जान गए सब यवन के लोग की बहुत बहुत बढ़िया है कि जो मौर्य वंश खत्म हो गया, चलते हम शासन कर लेने के लिए। आओ कौन शासन करेगा, आ गया था शुंग वंश। और शुंग वंश को किस तरीके से इसका भी खत्म हो गया। एक चीज और समझाएं, आपको पता है कि कलिंग जो था, कलिंग में शासन करने के लिए महापद्म नंद गया था। पहले तो महापद्म नंद गया और महापद्म नंद ने मतलब नंद वंश का था और कलिंग को आधा जीत लिया था, मार पीट पूरा धाकड़ में। और कलिंग के पास और शिला लेख मिला था, गुफा वाला, गुफा यानी कि गुफा शिला लेख भी होता है, गुफा अभिलेख होता है, गुफा अभिलेख। और उस गुफा अभिलेख में चर्चा कलिंग के बारे में दिया था। इसको खारवेल एक वहां का राजा था, खारवेल राजा। कलिंग का जो चर्चा हुआ है चेरी वंश का, वो था कौन सा था वो वाला उसका नाम था, हाँ चेरी वंश था। कलिंग का जो वंशज था वो चेरी था, और चेरी वंश था। और वहां का शासक था खारवेल। और खारवेल ने गुफा अभिलेख उसको मिला था। वो कहा जाता है कि वो लिखा है, लेकिन वो कहाँ लिखा है, क्योंकि इससे पहले तो लिख दिए थे ये अशोक। और ये देखा कि भैया इसमें सब कुछ कलिंग के बारे में बताया गया है। अब इसने हमला कर दिया। ये कहाँ हमला, खारवेल कहाँ हमला कर दिया, ये मगध पे आके हमला कर दिया। क्यों मगध पे हमला किया, क्योंकि महापद्म नंद, जब नंद वंश का राजा महापद्म नंद था, वो पहुंच के आया था कहाँ पे, कलिंग पे, और आधा कलिंग को जीत गया था। बाद में अशोक ने जीता था आधा को। तो कलिंग को पहले ही महापद्म नंद ने जीत लिया था, आधा कलिंग ले लिया था। तब खारवेल पहुंचा कहाँ, मगध पे, और कहा कि चलो अब हम चलते हैं तुम्हारे कलिंग पे हमला कर। ये गया और ये पूरी तरीके से उसके तहस नहस को मिला दिया। और शिशुनाग वंश और ये शुंग वंश था, ये कमजोर पड़ गया, यानी पुष्यमित्र शुंग कमजोर पड़ गया। यहाँ पे आया कर्ण वंश। इस कर्ण वंश को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद आएगा सातवाहन वंश। ये दोनों का दोनों एक वीडियो में खत्म कर दूंगी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है? आपको हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ये 5 वंश समझ में आया कि नहीं? अब 5 वंश में आप राजा का नाम पहले याद करके रखना, दिमाग में पूरा रखना। जैसे हर्यंक वंश में बिंबिसार, अजाद शत्रु, उदयन, आपका नागशोक, नाग दशक, आपने 4 को उसे उधर याद कर लिया, आ गया। उसके नाग दशक को मार दिया शिशुनाग वंश वाला, शिशुनाग मार दिया, जो कि शिशुनाग वंश का स्थापना कर लिया। शिशुनाग वंश, कालाकोश, नंदीवर्धन, ये 3 तो इसमें आ गए, किसमें, नंद वंश में, शिशुनाग वंश में, नंद वंश में आ गया। नंदीवर्धन को मार के ये बन गया ये महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद इसका बेटा धनानंद को मार दिया अशोक ने, सॉरी ये मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य।
अपना चंद्रगुप्त मौर्य भैया उसका वंशज तैयार हो गया। ये यहाँ का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, मारा था किसको? धनानंद को। उसके बेटी से दुर्धरा से शादी कर लिया था, तो मार दिया किसको? धनानंद को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य मार दिया था। उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा सुसीम, सुसीम का भाई एक हो गया अशोक, और अकेले बिंदुसार जो था 101 बच्चे का वो बाप था, लड़का उसके 101 था। 16 रानियां थी, 16 रानियां की कहानी है। अब आ जाता है यहाँ पे मारने के इसको बृहद रथ को मारने के बाद आ गया शुंग वंश। पुष्प शुंग मित्र ने मार दिया किसको? अब पुष्प शुंग मित्र में आ गया ये राजा एक था, इसका अब बेटा था, उसने कुछ नहीं किया। अग्नि मित्र जो था इसने कुछ नहीं किया। इसने प्रेम के जाल में, जो प्रेम के जाल में फंस गया, जिंदगी प्रेम में ही मिट जाएगी। प्रेम प्रेम न करो, प्रेम बड़ा खतरनाक है, प्रेम से हट के चलो, और नहीं तो दुनिया आपका अंधकार है। तब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।